नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बनिहाल लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नील बनिहाल में 10 साल के किशोर की मौत जो है वो अब पहेली बनती हुई नजर आ रही है। परिजनों ने मौत के लिए मदरसा प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा दिया है। प्रबंधन की तरफ से किस तरह से काम किया गया। अब मदरसा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता यहाँ छात्र का शव मिला है और बनिहाल का ये पूरा मामला, जहां आप देखिए 10 साल के किशोर की मौत जो है वो पहेली बन गई है और परिजनों ने मदरसा प्रबंधन पर जिम्मेदारी का आरोप लगा दिया है कि मदरसा जितने भी प्रबंधन के लोग हैं वो इस पूरी गुत्थी के पीछे के जो जिम्मेदार हैं वो बांटे जाए जा रहे हैं। और मदरसा में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता हुआ छात्र का ये शव जो है वो मिला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान मदरसा पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मदरसा के अंदर किस तरह से पढ़ाई चल रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में ये यहाँ पर जिस तरह से फंदे से झूलता हुआ मिला है तो जाफी तौर पर यहाँ देखिए सवालिया निशान जो है वो किस तरह से उठते हुए नजर आ रहे हैं। बनिहाल से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं, जो एक खबर पहेली बनती हुई नजर आ रही है। बनिहाल से ही हमारे संवाददाता आरिफ वाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, सबसे पहले तो पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जी आशा, मैं आपको बताना चलूं कि साकिब इम्तियाज जो है 10 साल का एक स्टूडेंट जो है एक मदरसे में जेर तालीम था और वहां पे तकरीबन डे टाइम में जो है उनको जिन्हें जो मदरसे की एक खिड़की की तरफ जो है उनको लटकाते हुए जो है वो पाया गया, जो कि सिर्फ 5 फीट से भी कम उसकी हाइट है। और उसके बाद जब वहां पे जो दरगाह की जो मैनेजमेंट है, यानी जो मदरसे की मैनेजमेंट है, उन्होंने पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म नहीं किया। अलबत्ता जो उनके पेरेंट्स है उनके बाप को बुलाया और उसके बाद जो है उनकी जो वो बॉडी जो है हैंड ओवर की गई। लेकिन उसके बाद जो फोटोग्राफ्स वगैरह पोस्टमार्टम पे भी जो है वहां पर लोगों ने नाराजगी जताई थी, या जो पेरेंट्स की तरफ से भी कहा गया था कि पोस्टमार्टम न किया जाए, क्योंकि दरअसल ये जो मदरसे के लोग हैं उनका मानना था कि इनकी मौत जो है वो खुद ही हुई है। लेकिन फिर जब फोटोग्राफ्स में जो है लोअर एब्डामन पे कुछ जो साइन थे या बॉडी पे कुछ निशान थे, तो उसमें कल की डेट में जो है गुलिस्तान की टीम जब वहां पे गई तो वहां पर पेरेंट्स का मानना है कि जो मदरसे के लोग हैं उनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि दरगाह की मैनेजमेंट के साथ भी हमने बात की, जो मदरसे को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज से डिनाई कर दिया। लेकिन पुलिस 174 के तहत जो है इसमें कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का मानना है कि इसकी जो मौत है वो 10 साल बच्चा जो है खुद को हैंग नहीं कर सकता है, तो इसकी जांच जो है वो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। और बॉडी का पोस्टमार्टम वहां पर अभी किया गया है। जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बताना चलूं कि पुलिस का शुक्रिया वहाँ पे सभी लोगों ने अदा किया, उसके बाद पेरेंट्स ने भी शुक्रिया अदा किया। आज उस टाइम उन्होंने नाराजगी जताई थी कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन आज उन्हें जो है उस पर ज्यादा एतमाद है कि पुलिस ने जो उस समय कहा था वो एक बेहतर कदम था और उसमें रामसू पुलिस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नील चौकी के जो इंचार्ज ऑफिसर है उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि इसकी बड़े पैमाने से जांच की जानी चाहिए कि 10 साल का बच्चा जो एक मासूम है जिसे अभी पूरी समझ भी नहीं है, तो वो किस तरह से जो है 5 फीट की इस खिड़की पे जो है लटका हुआ जो है दिन के टाइम पाया गया, जहाँ पर दर्जनों की तादाद में बच्चे जेर तालीम होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस पे जो है पेरेंट्स का मानना है, जो उनके पेरेंट्स है या बाकी करीबी रिश्तेदार या आम लोगों का भी मानना है। तो आरिफ, जो यहाँ मदरसा प्रबंधन है, क्या उनकी तरफ से कोई बातचीत कही गई, कोई पक्ष उनकी तरफ से सामने रखा गया कि आखिर किन परिस्थितियों की वजह से ये मौत का मामला सामने आया है? जी बिल्कुल आशा, जब हमने दरगाह के मैनेजमेंट के साथ बात की, जो उसका इंचार्ज है उसके साथ भी हमने बात की, जब पेरेंट्स के साथ बात की, उनका मानना है कि वो वहाँ पे नहीं थे। अलबत्ता दरगाह के बच्चों के जो वहाँ पे ही जेर तालीम है उनके साथ जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि दरगाह इस मदरसे के जो हेड है वो वहाँ पे ही थे। उसके बाद जो साकिब इम्तियाज जिसकी मौत हो गई है, उनके जो पेरेंट्स है, जो उनके फादर है, उन्होंने उसको दरगाह में बाकायदा पहुंचाया है और उसके बाद हैंड ओवर किया है। और जो इस मदरसे के हेड है उनका मानना है कि एक टीचर को हैंड ओवर किया गया, लेकिन जो मदरसे के बच्चे हैं उनकी जो स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड की, उनका मानना है कि इस मदरसे के जो हेड है वो भी वहां पे मौजूद थे। उसके बाद जो है 1:30 बजे के करीब वो कहीं पे मतलब दूसरी जगह पे चलेगी और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का संगीन इल्जाम है कि इसमें जो है मदरसे के अंदर ही जो है
ये मामला हुआ है। बच्चा इतना मासूम मतलब सवालिया निशान मदरसा पर ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब पुलिस को इस पूरी गुत्थी को खंगालने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि बनिहाल से एक पहेली जो है वो सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले जो है वो मदरसा के प्रबंधन पर ही सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में उनके बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई है। 5 फीट की दूरी से ही आप देखिए किस तरह से उस बच्चे को लटकाया गया था, इस तरह से कहना है परिवार वालों का। लेकिन अब इस पूरी गुत्थी को खंगालने की जरूरत है, यहाँ पर संज्ञान लेने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है। और उसके बाद यहाँ दूध का दूध, जो पानी का पानी जो होगा वो सामने आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको रंजीव के पास लिए चलेंगे। हीरानगर से आपको खबर दिखा देते हैं कि आईएसबीटी के हवाले से किस तरह से खबर देखने को मिल रही है। कठुआ में सफेद हाथी यहाँ पर आईएसबीटी जो है वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी यहाँ संचालन नहीं हो पाया है और प्रशासन की अनदेखी के राजघोष यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आरोप भी लग रहे हैं और राजघोष पर भी चूना लगता हुआ नजर आ रहा है। खस्ता हालत में आईएसबीटी की इमारत यहां पहुंचती हुई नजर आ रही है, लेकिन लगातार किस तरह से जिला कठुआ के अंदर प्रशासन काम कर रहा है अब सवालिया निशान पर, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी यहां संचालन नहीं हो पाया है और प्रशासन की अनदेखी का लगातार लोग यहां पर शिकार जो है वो हो रहे हैं और राजकोष पर भी चूना जो है वो लगता हुआ नजर आया। तो खस्ता हालत के चलते आईएसबीटी की इमारत जो है वो देखी जा रही है, काफी परेशानियां लोगों को भी। लेकिन कठुआ में सफेद हाथी यहां पर आईएसबीटी जो है वो साबित हो रहा है और अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जाएंगे, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो फंड्स यहां पर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं उसका भी सही से इस्तेमाल ना हो तो काफी तरीके से संज्ञान लेने की जरूरत है। क्योंकि आईएसबीटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कितना काम हुआ, इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ रंजीव जुड़ चुके हैं। रंजीव, किस तरह से ये पूरा मामला है, क्योंकि आईएसबीटी के हवाले से बताया गया था कि लोगों को इसकी सौगात मिलेगी, लेकिन अभी तक काम होता हुआ नजर नहीं आया। आशा, मैं बताऊं कि 4 साल पहले कठुआ के कालीबड़ी इलाके में, कालीबड़ी से जो अटली मोड़ का इलाका है वो मेडिकल कॉलेज के पास एक स्ट्रेच था, वहां पे हाईवे के किनारे, वहां पे अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से एक अंतर्राज्यीय बस अड्डे या टर्मिनस बनाने का काम जो था वो शुरू किया गया था। उसको बनाया भी गया करोड़ों की लागत से। यहाँ पे 15 दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स और आईएसबीटी का एक दफ्तर और साथ में ब्लैक टॉप करके बसों को खड़े होने के लिए पूरी जगह बनाई गई थी। साथ में आधा जो पोर्शन है वहां पे अभी भी जो है वो कच्चा पड़ा हुआ है, वहां पे कुछ और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, लेकिन उसके बाद काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। करीब 2.5 लाख की लागत तो हो गई और कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल ने उन दुकानों का आवंटन भी कर दिया गया है और उसके बावजूद आज तक कोई बस जो है बाहरी राज्यों को जाने वाली या आने वाली यहाँ पे नहीं खड़ी हुई है। वहीं इससे आम जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की मांग रहती है कि जब भी उनको बाहरी राज्य आना होता है, जहाँ वहां से आना होता है, तो बसें नहीं रुकने के कारण उनको काफी तकलीफ होती है। लखनपुर से उनको मेटाडोर में पकड़ के या अपने संसाधन जुटा के ही अपने गंतव्य की तरफ जाना पड़ता है। किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई कि क्यों अधर में ही काम को छोड़ दिया गया? जी अच्छा, मुझे एक बार फिर अपना ये सवाल दोहराइए, मुझे थोड़ी आवाज में किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई है रंजीव कि अधर में ही इस काम को क्यों छोड़ दिया गया, आधा अधूरा काम क्यों छोड़ दिया गया? मेरी बात हुई म्युनिसिपल काउंसिल के सीईओ से भी हुई और आरटीओ लखनपुर से भी हुई। उन्होंने आरटीओ ने तो सीधा पल्ला झाड़ दिया कि हमारे पास इसका अगर कोई लेटर अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से नहीं आया, अगर आता तो हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते। वहीं उसकी तरफ से अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से कहा गया कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये अभी चल रहा था, लेकिन हमने जो दुकानें हैं वो आवंटित कर दी हैं। मैं आपको बड़ी बात यहाँ पे बताऊं कि इसको लेकर ये जो जगह है ये ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ पे बसों का रुकना बिल्कुल भी नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ना तो हाईवे के ऊपर कोई कट बना है जहाँ से गाड़ी अंदर इसके जा सके और ना तो बाहर निकलने का कोई इतना बड़ा कोई रास्ता है। और जिस जगह पे ये बनाया उसके साथ ही एक नाला है, इसको एक्सटेंशन के लिए कोई जगह नहीं। ऊपर से अभी जो 6 लेन का काम लगा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, जो 6 लेन का काम जो शुरू किया गया उसके अधीन भी इसका अधिकांश एरिया जो है इसके परिसर का वो आ रहा है। तो ये जो करोड़ों रुपए की लागत के बाद भी ये
लोगों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं है। बिल्डिंग की हालत आपने तस्वीरों में देखी कि किस तरह मतलब रंजीव, ये आप कह रहे हैं कि इसे बदलने की जरूरत है, दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जरूरत है, कुछ ऐसा, या फिर रास्ता बनाने की जरूरत है? मैं आपको ये इसकी कहानी बताऊं कि ये 2004 में जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार होती थी, तब मदन राम शर्मा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और डिप्टी सीएम भी थे। उन्होंने 2004 में अनाउंसमेंट करी थी हीरानगर में और कठुआ में अंतर्राज्यीय बस अड्डा टर्मिनस बनाने की। तो उसके बाद कालीबंडी दूसरी तरफ जो टूवर्ड्स जम्मू की तरफ रास्ता जाता है, वहां पे इसकी जगह सिलेक्ट की गई। वहां पे 4 से 5 लाख रुपया खर्च करके को समतल भी किया गया, लेकिन वो वहां फिर 4 लेन हाईवे 4 लेनिंग का काम शुरू हो गया। तो उसके बाद वहां से शिफ्ट हो गए, इस जगह पे बनाया गया। इस जगह पे करोड़ों रुपए अर्बन लोकवाड़ी ने खर्च किए, दुकानें बनाई, कॉम्प्लेक्स बना। कुछ ज्यादातर दुकानों का आवंटन भी हो चुका है पिछले 3-4 साल से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई दुकान अभी तक नहीं खुली है, कोई बस नहीं खुली है। लेकिन हाईवे ऊपर चलने वाले बड़े बड़े ट्राले और टैंकर जो है वो अपना उनका विश्राम के लिए वो कभी चलिए, मतलब कोई भी लाभ आम जनता को मिलता हुआ नजर नहीं आया है आईएसबीटी का। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि आईएसबीटी को किस तरह से बनाया गया था। दुकानें भी आवंटित करने की बात कही गई, लेकिन अभी तक इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया है, जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से खबर जो है वो किश्तवाड़ से देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार आप देखिए किश्तवाड़ में काले जीरे की खेती से यहाँ अब खेत लहलहाएंगे और पाडर इलाके में काले जीरे की खेती पर जोर दिया जा रहा है। किसानों की मदद को अब किस तरह से आगे लाने की कोशिश, क्योंकि कृषि विभाग और नाबार्ड इसके लिए आगे आ गया है, किसानों की मदद के लिए आगे आ गया है और किसानों को पूरी तरह से लाभ जो है वो यहाँ पर मिले, इसको मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा। किश्तवाड़ में अब यहाँ काले जीरे की खेती होगी और जाहिर तौर पर लोगों की आय भी बढ़ेगी। किसानों की आय को दोगुना करने की बात जिस तरह से कही गई थी वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होती हुई जरूर नजर आएगी। पाडर इलाके में इस यहाँ काले जीरे की खेती पर अब जोर दिया जा रहा है, लेकिन किस तरह से विभाग और प्रशासन इस पर मिलकर काम करेगा, क्योंकि कृषि विभाग और नाबार्ड ने यहाँ पर काम करने की बात कह दी है कि इस कृषि को लेकर पूरी तरह से मदद जो है वो की जाएगी। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ये एक नया कदम माना जा सकता है, क्योंकि पाडर इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका है जिला किश्तवाड़ के अंदर, और अब अगर कृषि विभाग इसमें अपना भाग देता है, नाबार्ड अपना भाग देता है, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को हो सकता है। आय दोगुनी हो सकती है, आय में बढ़ोतरी हो सकती है, लाभ किसानों को मिल सकता है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, काफी पिछड़ा इलाका भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की तरफ से काम करने की कोशिश जरूर की गई है। तो चलिए बातचीत करते हैं, इस वक्त हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से काले जीरे की खेती करने की बात कही गई है, क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह से फायदा किसानों को होगा? जी बिल्कुल, देखिए अच्छा, किश्तवाड़ का जो पाडर इलाका है वहां पर लोकली जो माफ कीजिए जीरे की पैदावार होती थी, लेकिन बड़े पैमाने पर अब इसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने का प्रयास किया गया है। पाडर के ही अठोली में एक जीरा फार्म भी है, करीब 10 कनाल की जमीन है, जो सरकार वहां पर दावा करती है कि इसको जीरा को प्रमोट करने के लिए लगाया गया था, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिल रही थी। और अब ये बड़े पैमाने पर जो बीज जो है कि 30 किसानों को बांटा गया है, जो लोकल किसान है 60,000 के करीब जो बीज है वहां उनको दिया गया है, और जो वहां का फार्म है जिसको जीरा फार्म पाडर कहते हैं, वहां पर भी 20,000 से करीब जो है बीज वहां पर बीजा जा रहा है। उसके साथ ही किश्तवाड़ में जो एक सेफ्रान फार्म है वहां पर भी इसको कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो कन्वेंशनल एरिया है उससे हटकर भी कहीं दूसरी फसल हो सकती है क्या। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर जीरा को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो, एग्रीकल्चर विभाग हो, कॉस्ट हो, और खासकर जो नाबार्ड की तरफ से फंडिंग मिल रही है इसको प्रमोट करने के लिए एक अच्छी मुहिम देखी जा रही है। लोगों को जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जीरा जो माना जा सकता है कि जिस तरह से सरकार ने भी कहा था कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा और कृषि को इस तरह से बढ़ाया जाएगा, उसकी तरफ ये कदम है एक बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए ये जो जीरा है एक कीमती फसल है, काफी
ये किलो नहीं ग्राम के हिसाब से उपभोक्ता खरीदता है। इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है किसानों की वो सुधरेगी। रेवेन्यू तो सरकार का बढ़ेगा, लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति में जरूर फर्क पड़ेगा, जैसे कि सरकार की दावा किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो हिमाचल से ये बीज लाया गया है उसकी प्रोडक्शन किस तरह से यहाँ पर बढ़ती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कृषि के हवाले से खबर आपको किश्तवाड़ से दिखा रहे थे। अब देखना ये होगा कि प्रोडक्शन किस तरह से होगी और कितना लाभ यहाँ पर किसानों को मिल सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा से भी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि सांबा में एक अच्छी खबर और एक बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए पशु तस्करी के मामले तो लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अब यहां पर पुलिस ने मवेशियों के साथ एक ट्रक को पकड़ लिया है और नड में ट्रक से 3 संदिग्ध इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं और ट्रक में सवार 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले आपने देखा कि यहाँ पर कई तरह की नशे की खेप भी बरामद हुई, पशु तस्करी के मामले देखे गए थे, लेकिन आज एक बड़ी सफलता ही पुलिस को हाथ यहाँ पर लगती हुई नजर आई है। मानसर सांबा मार्ग पर पुलिस ने मवेशियों के साथ यहाँ एक ट्रक को धर दबोचा है और नड में यहाँ ट्रक से 3 संदिग्ध इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। तो ट्रक में सवार जो 2 लोग हैं उन्होंने हिरासत में उन्हें यहाँ पर पुलिस ने लिया है, लेकिन क्या कुछ खुलासे किए हैं ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जब पुलिस हिरासत में लोगों को ले रही है तो बड़े बड़े खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से सामने आ रही है, जहां पर मानसर मोड़ में ही इस पूरे इलाके के अंदर किस तरह से काम किया गया। मानसर मार्ग पर एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगती हुई, लेकिन अभी भी पुलिस को और काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक एक करके आप देखिए किस तरह से मवेशियों से भरे हुए ट्रक जो है वो जब्त किए जा रहे हैं, नशे की खेप बरामद की जा रही है और आज जो मवेशियों के साथ यहाँ पर ट्रक धरा गया है वो सब आपके सामने साफ टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ ताजा अपडेट है वहां पर? देखिए आशा, आपको बता दें कि एक बार फिर से पशु तस्करी का एक बड़ा प्रयास ये सांबा पुलिस ने विफल किया है और इसमें 10 बेजुबान पशु बचाया गया, उसके साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं जो बताया जा रहा है के रहने वाले हैं और जम्मू का ये ट्रक है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है, इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पशुओं को जब तस्करी इनकी की जाती है तो इनको या तो बेहोश किया होता है या फिर कुछ और जो इंजेक्शन है, कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है कि जानवर के बाद तक जो वो बाहर ना आए। लेकिन अब जिस तरह से इस ट्रक में से पशुओं के साथ कुछ इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं, तो अब ये सवाल है इन्वेस्टिगेशन का कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती है। ये जो इंजेक्शन इससे पाए गए हैं, क्या ये तस्कर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे या वाकई में इन पशुओं को इंजेक्शन के जरिए कोई ऐसी दवा दी गई है कि बेहोश ही रहे, इनकी आवाज तक भी बाहर ना आए। ये 2 चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन पहले से पुलिस को जो अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर नड इलाके में ये नाका पॉइंट पर एक ट्रक को पकड़ा गया, जो ट्रक जो कश्मीर घाटी को जा रहा था और इसमें बेजुबान पशुओं को इलीगल तरीके से बांधा हुआ था। ये बताइए जो लोग यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं उनसे कोई पूछताछ हो पाई है, उनकी तरफ से कोई खुलासे? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी कुछ देर पहले, चंद मिनट पहले जो तस्करी का प्रयास विफल किया गया, अभी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या कुछ इनसे खुलासे करवाती है ये देखना होगा। लेकिन अभी कल देर शाम को एक ऑर्डर जो वो डीसी सांबा की तरफ से जारी किया गया है कि जो इलीगल पशु तस्करी है उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, चाहे वो भैंसों की तस्करी है या गायों की तस्करी है, कोई भी तस्करी यहाँ नहीं हो सकती। और उसको लेकर ये फरमान डीसी सांबा ने जारी कर दिया और इसको लेकर कोई ऐसी भी चीज हमें देखने को मिलती है जब किसी ने कोई पशु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, हमारे जो लोकल लोग भी करते हैं, उसको लेकर एक प्रायर परमिशन जो वो अब आपको लेनी पड़ेगी, डीसी सांबा जो है उनसे लेनी पड़ेगी और उसके बाद जब परमिशन आपकी मांग हो जाएगी उसके बाद आप एक पशु को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इलीगल तस्करी ये देश के अन्य हिस्सों से की जाती है, जो ट्रक यहाँ पर भरकर आते हैं, इसमें हमने लगातार चैनल के माध्यम से हमने अपील की है जम्मू कश्मीर प्रशासन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को कि कानून में प्रावधान लाने होंगे। देखिए जो तस्कर पकड़े गए हैं इनकी कुछ दिनों के बाद बेल हो जाएगी, जो गाड़ी पकड़ी गई है वो गाड़ी भी रिलीज हो जाएगी और जब तक सख्त प्रावधान नहीं होंगे तो तब तक ये तस्करी का सख्त कानून बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रावधान यहाँ पर कानून में है, इन लोगों के हौसले लगातार बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ती है उसके बाद ये छूट जाते हैं और हौसले और ज्यादा बुलंद जो है वो हो जाते हैं। तो ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है, सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको यहाँ पुंछ लिए चलते हैं और पुंछ से आपको खबर दिखा देते हैं, क्योंकि मुगल रोड के हवाले से बड़ी अपडेट है। मुगल रोड पर
टनल के जल्द निर्माण की मांग यहां पर जोर पकड़ती जा रही है। टनल बनने से 12 महीने यातायात यहां बहाल रह सकता है। ऐतिहासिक मार्ग लगातार दूसरे दिन बंद होने की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ी हैं। परेशानियां यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये लोगों की पुरानी मांग रही है कि 12 महीने इस रोड को खोला जाए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस पर टनल बनाने की मांग लगातार अब जोर पकड़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन की तरफ से टनल का काम यहां पर लगाया जाएगा या नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक मार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद होने से लोगों को काफी परेशानियां। क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का, जरा वो देखें। स्थान में रहता हूँ चंदीमाड़ में, और आज दूसरा दिन है, बर्फबारी शुरू हो गई है। इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुगल रोड की। मुगल रोड में टनल होना चाहिए। सरकार से ये हमारी अपील की जाती है कि यहाँ से जम्मू जाने तक हमारे पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द मेहरबानी है सरकार से कि हमारा ये जो टनल है पीर गली वाला, इसको ओपन किया जाए, और हमारे जो पेशेंट, हमारे बच्चे स्कूल के जाते हैं, कोई पेपर देने जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमें वहाँ पे टनल का काम शुरू किया जाए। सरकार से हम इतनी अपील करना चाहते हैं कि मुगल शाहरा पर टनल लगना चाहिए, ताकि हमारी जो गाड़ियाँ ये 12 महीने चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये ज्यादा जाते हैं सोरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं, इनको जम्मू से जाने से 3-4 दिन लगते हैं। इसलिए हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ताज़ा सब्जी आती है, सेब आते हैं, जो अब सेब 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो यहाँ पे बिक्री होते हैं। जब मुगल शाहरा बंद हो जाता है, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ मुगल शाहरा से चलती हैं, क्योंकि ये हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ड्राइवर हैं जिन्होंने गाड़ियाँ ली है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो इनको ये मुगल शाहरा से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, तो इनकी मुगल शाहरा बंद होने की वजह से इनका भी नुकसान होता है, क्योंकि 4-5 महीने के लिए कंप्लीट बंद हो जाता है। लिहाजा हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुगल शाहरा पर एक टनल लगाया जाए, ताकि जल्द 12 महीने ये रोड चलने के काबिल रहे, ताकि हम लोगों को इसकी राहत मिले। तो फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से मुगल रोड पर काम जो है वो सर्दी के मौसम में होता है, क्योंकि 12 महीने इसे खोलने की बात कही गई है। और आपने देखा कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था। वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए इस रोड को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों की तरफ से एक बड़ी डिमांड रखी गई है, और ये कोई पहला मौका नहीं है, काफी पुरानी ये डिमांड है, क्या लगता है कि किस तरह से इसे पूरा किया जा सकता है? जी गुरजी, बिल्कुल मैं बताता चलूं, आज सुबह जो है, आज दूसरा दिन है, मुगल शाहरा को बंद किया गया, और लोगों से हमारी यहाँ बात भी हुई है। लोगों का ये भी कहना है कि टनल के लिए कहा गया था, लेकिन अभी जो है इस टनल का काम शुरू नहीं हुआ, तो आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस वक्त बहराम गला के मकाम पे काफी सारे पेशेंट्स जो हैं, जिन्होंने आज श्रीनगर में डॉक्टर्स को चेक करवाना है, वो वहाँ पे मौजूद है। रोड बिल्कुल बंद है और मौसम जो है इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। आकाश, जरा ये समझाएं कि यहाँ से श्रीनगर का कितना डिस्टेंस है बीच में? जी मैम, जी बिल्कुल, यहाँ से 84 किलोमीटर जो है श्रीनगर का डिस्टेंस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर 84 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करके आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। अगर आपको जम्मू से जाना है तो काफी लंबा रास्ता है, लेकिन इससे अगर रास्ते को खोला जाता है तो काफी तरीके से लोगों को परेशानी से निजात मिल सकती है। लेकिन अभी भी डिमांड आप देखिए किस तरह से लोगों की तरफ से रखी गई है, तो गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। अब सर्दी में हो रही बढ़ोतरी को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे दी है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जेबी सिंह ने बुजुर्गों और दिल की बीमारी से ग्रस्त यहाँ मरीजों को सर्दियों में खास ध्यान रखने की सलाह दी है। डॉक्टर जेबी सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम में दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और यही वजह है कि इसके लिए दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम अब स्टार्ट हो गया है, तो इस दौरान खासकर हमारे जो एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेल फीमेल दोनों, और साथ में जिनको बाकी डिजीज़ हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, मैलिग्नेंसीज़ हैं, तो इनको जो है ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। खासकर हार्ट अटैक का जो है जो चांस इसमें ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोक का चांस इस दौरान ज़्यादा हो जाता है। और ख़ासकर वो लोग जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको जैसे मॉर्निंग में सैर करने जाते हैं, ठंडी हवा में निकलते हैं मॉर्निंग में, तो इसमें रिस्क रहता है कि इनको हार्ट अटैक का या स्ट्रोक के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इनको ध्यान रखना है कि ये बाहर
ठंडी हवा में खासकर अर्ली मॉर्निंग जो जाते हैं वो थोड़ा अवॉइड करें। जैसे धूप निकलती है थोड़ी उसके बाद ये बाहर जाएं, ताकि इसमें स्ट्रोक और मायोकार्ड इन्फार्क्शन जो है उसके चांसेस जो हैं थोड़े इसमें कम हो जाते हैं। हमारे पास जो हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो हमारे पास अर्ली मॉर्निंग जो है ये हार्ट अटैक के ज़्यादा पेशेंट जो है विंटर सीज़न में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जनरल पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ के बारे में हम उनको इन्फॉर्म करें, ताकि वो अपना जो है अपनी बीमारी का भी ध्यान रखें। और जो ये वेस्कुलर इवेंट्स जो हैं हम इनको कहते हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, इसमें स्ट्रोक है, या कभी कभी जो है ये लंग्स में भी जो है फेफड़ों में क्लॉट बनने का रिस्क रहता है। तो इसके लिए जो है अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। डिज़ीज़ जो अंडरलाइंग डिज़ीज़ है उसको भी प्रॉपर कंट्रोल करना है। जिसमें ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, शुगर का कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।